गोवा के एक गांव में मारिया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। मारिया ने यह ठान रखा था कि वो सबसे हैंडसम लड़के से ही शादी करेगी। एक दिन जब मारिया गांव के रास्ते आ रही थी तो अचानक उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम नौजवान घुड़सवारी करते हुए आया। मारिया और उस लड़के ने एक दूसरे को देखा और उन्हें तुरंत एक दूसरे से प्यार हो गया। वो लड़का घोड़े से नीचे उतरा। हेलो, मैं पीटर हूं। व्हाट इज योर गुड नेम? मारिया। क्या आपकी शादी हो चुकी है? ये सुनकर मारिया शर्मा गई और वहां से दौड़ते हुए अपने घर चली गई। पीटर ने उसके घर आकर उसका हाथ मांगा और कुछ दिनों बाद मारिया और पीटर की शादी हो गई। पीटर ने मारिया के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनवाया, वो भी नदी के एकदम नजदीक। शादी के बाद कुछ सालों तक तो सब ठीक था। मारिया और पीटर के 2 बच्चे भी थे, एथेन और क्लारा। पीटर अपना सारा समय अपने बच्चों को ही देता था। ये देखकर मारिया जलने लगी थी। मारिया और पीटर में अक्सर झगड़े होने लगे थे। अब पीटर को मारिया में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दिन पीटर काम के सिलसिले में किसी दूर गांव चला गया। कई महीने बीत गए। मारिया पीटर के लौटने का इंतजार कर रही थी, पर जब पीटर लौटा तो मारिया के होश ही उड़ गए। पीटर के साथ उसकी नई पत्नी थी, जेनी। जेनी बहुत ही यंग और खूबसूरत थी। जेनी को देखकर मारिया खुद को रोक न सकी और रोते हुए उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। कई दिनों तक मारिया कमरे में रोती रही और सोचती रही। फिर एक रात उसके सिर पर खून सवार था। मारिया ने अपने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और उन्हें नदी के पास ले गई और बिना कुछ सोचे मारिया ने उन दोनों को नदी में फेंक दिया। जब मारिया ने अपने बच्चों की चीखें सुनी तब उसे समझ आया कि उसने क्या कर दिया। वो अपने बच्चों को बचाने खुद नदी में कूद गई। नदी का बहाव तेज होने के कारण न मारिया बच सकी और न ही वो अपने बच्चों को बचा सकी। अगली सुबह जब गांव वालों को मारिया की लाश मिली तो उन लोगों ने मारिया के शरीर को दफना दिया। जब मारिया की आत्मा स्वर्ग के द्वार के अंदर प्रवेश करने जा रही थी तो फरिश्तों ने उसे वहीं रोक दिया। रुक जाओ, तुम तब तक यहां नहीं आ सकती जब तक तुम अपने साथ अपने बच्चे न ले आओ। मारिया की आत्मा वापस उस नदी के पास आ गई और तब से वो नदी पर बैठकर रोया करती है। गांव वालों ने उसे ला लोरोना का नाम दे दिया, जिसका मतलब है रोने वाली चुड़ैल। जब भी कोई बच्चा इस नदी के पास आता है, मारिया को लगता है कि वो उसका बच्चा है और वो उसे नदी के अंदर खींच लेती है। अब तक कई बच्चे ला लोरोना का शिकार बने हैं। ला लोरोना के इस खतरे से अनजान विलियम्स और उसका परिवार इस गांव में नया था। विलियम्स के बेटे जेक को तैरने का बड़ा शौक था, पर जैसे ही वो उस नदी के पास पहुंचा, ला लोरोना ने उसे नदी के भीतर खींच लिया। जेक! जेक! विलियम्स और गांव वालों ने जेक को बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। उस दिन विलियम्स ने ठान लिया कि वो ला लोरोना का अंत करके ही रहेगा। मेरे जेक की तरह तू और किसी बच्चे को नहीं खाएगी, ये मेरा वादा है। ला लोरोना का अंत करने के निश्चय से विलियम कई चर्चेस में गया और वहां उसकी मुलाकात फादर होप से हुई। विलियम्स ने रोते हुए फादर को अपनी सारी कहानी बता दी। मेरा जेक तो नहीं रहा, पर मैं नहीं चाहता कि वो चुड़ैल किसी भी और बच्चे का शिकार करे। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, पर इसके लिए मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानना होगा। फादर होप विलियम्स के साथ उस गांव आए। वहां उन्होंने मारिया की पूरी कहानी के बारे में पता लगाया। फिर फादर होप विलियम्स के साथ उस नदी पर गए। वहां के पेड़ और पानी फादर होप से कुछ कहना चाहते थे। फादर होप ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो उनकी बातें सुनने लगे। हमने खुद अपनी आंखों से वो घिनौना पाप देखा है। उस मां ने खुद अपने बच्चों को मार दिया। हम खुद उसके साक्षी हैं। मैं भी। और अब हम उसका अंत चाहते हैं। आप हमें अपने साथ ले जाइए। उस फायर ट्री के पत्ते और मेरा पानी मिलकर उस चुड़ैल का अंत करेंगे। फादर ने अपनी आंखें खोली और विलियम से कहा, तुम इस नदी का पानी भर लो और मैं उन पेड़ों के पत्तों को तोड़ता हूं। वो पत्ते और पानी लेकर वो लोग ला लोरोना के घर गए। वहां फादर ने जमीन पर कुछ सर्कल बनाए और मोमबत्तियां लगाई। फादर ने विलियम्स को एक गोले में बैठने का आदेश दिया और फिर फादर ने ला लोरोना का आह्वान शुरू कर दिया। यीशु मसीह के नाम पर
मारिया, मैं तुझे आदेश देता हूं, मेरे सामने आ। यीशु मसीह के नाम पर मारिया, मैं तुझे आदेश देता हूं, मेरे सामने आ। कुछ ही पलों में घर की सारी खिड़कियां पटकने लगी, हवाएं तेज हो गई और मारिया उनके सामने थी। मुझे क्यों बुलाया? ताकि तुम्हारा अंत कर सकूं। मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। अपने बच्चों को तुमने खुद मारा है। नहीं नहीं। क्या अब भी तुम झूठ बोलोगी? फादर ने वो पत्ते और पानी उसके सामने रखे। हाँ, मैंने खुद अपने बच्चों को मार दिया। तुम स्वर्ग के काबिल नहीं। फादर ने उस नदी का पानी ला लोरोना के ऊपर फेंका और वो जलने लगी, और फिर फादर ने वो पत्ते भी उसके ऊपर डाल दिए। तुम हमेशा हमेशा के लिए नर्क की आग में जलोगी। ला लोरोना जलकर खाक हो गई। विलियम्स ने फादर का शुक्रिया किया। उस दिन के बाद ना किसी को रोने वाली चुड़ैल की आवाज सुनाई दी और ना ही किसी बच्चे का शिकार हुआ। ला लोरोना का अंत हो गया। अविनाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसकी पत्नी स्मिता हाउसवाइफ थी। उसके 2 बच्चे थे, 9 साल की बेटी दिव्या और 8 साल का बेटा अंकुर। अविनाश के माता पिता गांव में रहते थे, लेकिन हर 3 महीने में वो अपने बेटे से मिलने शहर जरूर आते। आज भी वो आने वाले थे। अविनाश उन्हें ही लाने रेलवे स्टेशन गया हुआ था। ट्रेन लगभग सही समय पर आई। उसके माता पिता ट्रेन से उतरे। अविनाश ने अपने माता पिता के पैर छुए, उनका सामान लिया और उन्हें अपनी कार में बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना माँ? अरे नहीं, अपने बेटे और पोते से मिलने आने में भला क्या दिक्कत? बस तुम्हारे बाबूजी ही रास्ते भर जागे हुए आए हैं। उनको डर था कि कोई उनका सामान लेकर नीचे ना उतर जाए। बस अब दोनों माँ बेटे मिले नहीं कि मेरी शिकायत शुरू हो गई है? सभी घर पहुंचे। स्मिता ने दरवाजा खोला, अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी दिव्या भागती हुई आई और अपने दादा दादी के पैर छुए। दोनों ने अनमने ढंग से उसे आशीर्वाद दिया और घर के अंदर आए और अंकुर के बारे में पूछने लगे। अरे हमारा पोता कहाँ है? पोता हमारे घर का चिराग। अरे बहू, कहाँ है हमारा पोता अंकुर? जब तक वो हमारे गले नहीं लगेगा हमें चैन नहीं मिलेगा। क्या कहूँ माँ जी, दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है। स्मिता अपने सास ससुर को लेकर अंकुर के कमरे में गई। अंकुर मोबाइल में गेम खेल रहा था। अरे मेरा पोता यहाँ है, देखो तो तुम्हारे दादा दादी कितनी दूर से तुमसे मिलने आए हैं। आजा मेरा पोता, जल्दी से हमारे सीने से लग जा। लेकिन अंकुर ने अपने दादा दादी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और गेम खेलता रहा। स्मिता ये देखकर गुस्सा हो गई और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्या मम्मी, बीच गेम में आपने डिस्टर्ब कर दिया। अंकुर, इतनी देर से तुम्हारे दादा दादी तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम हो कि मोबाइल में घुसे हुए हो। नमस्ते दादा, नमस्ते दादी। हो गया मम्मी, अब दो मोबाइल। ऐसे नहीं, पैर छूकर प्रणाम करो, इनके साथ बैठो, बातें करो। देखते नहीं ये कितनी दूर से आए हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि दिव्या उनके पास आई। अरे मम्मी, मैं हूं ना, मैं बैठती हूँ दादी और दादी के साथ, बातें भी करती हूँ। अरे नहीं नहीं, जा तू जाकर घर का काम कर, हम अभी बहुत थके हुए हैं। दिव्या को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके दादा दादी अंकुर को ज्यादा प्यार करते हैं। वो उसके साथ ही ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। हालांकि उसे ऐसा भी लगता था कि उसके पापा भी अंकुर को ही ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो ये सारी बातें किसी से नहीं कहती थी। बहरहाल अंकुर के हमेशा गेम खेलने का परिणाम भी जल्द ही सबके सामने आ गया। उसके लगभग सभी सब्जेक्ट्स में कम नंबर आए। वहीं दिव्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया। स्कूल से उसे एक ट्रॉफी भी मिली। वो उसे लेकर घर आई। अंकुर भी उसके साथ ही था। पापा, पापा, मम्मी, दादू, दादी, ये देखो मुझे स्कूल से ट्रॉफी मिली है, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये सुनकर उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन परिवार के और सदस्यों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन सभी अंकुर के रिजल्ट को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। और हमारे बेटे
अंकुर का रिजल्ट कैसा रहा? पापा, उसके सारे सब्जेक्ट्स में कम नंबर आए हैं। अब पूरा दिन मोबाइल चलाएगा तो नंबर तो कम ही आएंगे ना। तू उसका मजाक उड़ाना बंद कर। तेरे नंबर जरा ज्यादा आ गए तो तूने कोई पहाड़ नहीं तोड़ लिया। बहू, ओ बहू, इसे तू खाना पीना बनाना सिखाती कि नहीं, या इसे कलेक्टर बनाने का इरादा है? स्मिता को अपने सास ससुर की बात बहुत चुभती थी। उसे ये भी लगता था कि उसका पति अविनाश तक दिव्या और अंकुर में भेदभाव करता था, लेकिन वो बेचारी चुप रहती, क्योंकि एक बार जब उसने अविनाश को इस बात के लिए टोका तो वो उस पर गुस्सा हो गया था। परीक्षा में कम नंबर आने के बावजूद भी अंकुर को नई साइकिल और एक नया कंप्यूटर मिला, लेकिन दिव्या को सिर्फ एक चॉकलेट से काम चलाना पड़ा, वो भी उसकी माँ ने दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनमें अंतर होता रहा। अब उनके कॉलेज जाने का समय हो गया। अंकुर ने किसी तरह पासिंग मार्क्स लाए, फिर भी उसके पिता अविनाश ने बड़ा डोनेशन देकर उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। वहीं दिव्या ने टॉप किया था तो उसे न सिर्फ अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला बल्कि स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन अविनाश दिव्या को कॉलेज भेजने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने बोला ना कि दिव्या को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अरे जितना पढ़ना था पढ़ लिया उसने, अब उसकी शादी ब्याह की सोचो। कल बाबूजी और अम्मा का फोन भी आया था, उन्होंने गांव में कोई लड़का देख भी रखा है। देखिए, मैंने आज तक ना तो आपकी बात टाली है ना अपने सास ससुर की, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी पढ़ेगी, खूब पढ़ेगी, उसका जब तक मन होगा तब तक पढ़ेगी, और हाँ, जब उसकी मर्जी होगी तब वो शादी करेगी, वो भी अपनी पसंद से। तो फिर ठीक है, पढ़ा लो तुम अपनी बेटी को, मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे पढ़ती है। कान खोलकर सुन लो, मैं 1 रुपया भी उसके लिए नहीं देने वाला। बहुत आसमान में उड़ने के ख्वाब देख रही हो ना तुम, और तुम्हारी बेटी भी, सब जमीन पर ही रह जाएंगे। अपनी ही बेटी के लिए अविनाश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर स्मिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे पता था कि दिव्या बहुत टैलेंटेड है, वो अपनी मंजिल जरूर पालेगी। दिव्या भी अपनी माँ के विश्वास पर पूरी खरी उतरी। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, वो जहाँ रही हमेशा अव्वल रही। इंजीनियरिंग की फाइनल परीक्षा में वो अपने पूरे स्टेट में फर्स्ट आई। उसके बाद उसका सिलेक्शन नासा के लिए हो गया, वो अमेरिका चली गई। वहीं दूसरी ओर अंकुर अपने लापरवाह रवैये के कारण कॉलेज में लगातार फेल होता रहा। अंत में तंग आकर कॉलेज वालों ने उसे निकाल दिया। तो अब क्या सोचा है बेटा तूने? सोचना क्या पापा, देखिए पढ़ाई लिखाई तो मेरे से होगी नहीं, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे ठेलकर इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दिया था, ठीक है ना? अरे हमने कहाँ भेजा? तू ही तो कह रहा था कि तेरे सारे दोस्त जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो तुझे भी जाना है। अब छोड़ो भी पुरानी बात, अब क्या करना है? पापा, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए, समझ रहे हो? मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, बिजनेस। 40 लाख? इतने तो नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? अगर नहीं है तो ये घर बेचिए, मम्मी की ज्वेलरी बेचिए, ज्वेलरी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, मैं जा रहा हूं। अपने बेटे अंकुर की खुशी के लिए आखिरकार अविनाश ने अपना घर बेच दिया, स्मिता की ज्वेलरी भी बेच दी और उसे बिजनेस करने के लिए पैसे दिए। अविनाश खुद अब स्मिता के साथ किराए के मकान में रहने लगा। अंकुर ने अपने दोस्तों के साथ वो सारे पैसे उड़ा दिए, क्योंकि उसे कोई बिजनेस तो करना नहीं था। अब जब जेब खाली हो गई तो फिर से वो अपने माता पिता के पास पहुंच गया, लेकिन उनके पास पैसे होते तो वो देते। अंकुर ने चुपके से अपने दादा की पुश्तैनी जमीन भी बेच दी और सारे पैसे उड़ा दिए। उसके दादा दादी को जब पता लगा तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। इस लड़के ने तो सब बर्बाद कर दिया है? उधर अविनाश की सारी प्रॉपर्टी बेच दी और इधर मेरा अंगूठा लगाकर गांव की जमीन। इससे तो लाख गुना अच्छी हमारी पोती निकली, जो अमेरिका में जाकर हमारा नाम रोशन कर रही है। दिव्या को अंकुर के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। वो अमेरिका में दिलो जान से अपनी पढ़ाई में लगी थी। वहां भी उसे उसकी मेहनत का इनाम मिला। नासा ने अंतरिक्ष में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्रोग्राम बनाया था, उसमें स्मिता का भी नाम था।
स्मिता नासा की ओर से अंतरिक्ष गई। उसकी पूरी टीम 5 महीने वहां रही और कई सारे रिसर्च के बाद वापस लौटी। दिव्या उस टीम का अहम हिस्सा थी, इसलिए पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। न्यूज़पेपर, रेडियो, समाचार चैनल, हर जगह उसके चर्चे थे। भारत सरकार को भी दिव्या की उपलब्धि पर गर्व था। सरकार ने उसे भारत गौरव का पुरस्कार दिया, जिसे लेने वो भारत आई। जब उसे अवार्ड मिला तो उसके दादा दादी, पापा मम्मी सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम्हारी बेटी ने तो सच में आसमान छू लिया स्मिता। मेरी नहीं, हमारी बेटी कहिए। स्मिता, मुझे याद नहीं कि इसके जन्म के बाद इसे देखकर मैं कब खुश हुआ था। ये मुझे हमेशा बोझ लगती थी, लेकिन आज मन कर रहा है इसे दौड़कर गले लगा लूं, इसके पैर छू लूं और कहूं, बेटी मुझे माफ कर दे, अपने पिता को माफ कर दे जिसने बेटा बेटी में अंतर किया। बहू, मुझे लगता था कि पोते से ही रौनक होती है, वही वंश का नाम रोशन करता है, लेकिन मैं गलत थी। मेरी पोती किसी से कम नहीं। सभी को अपनी गलती का एहसास था। सबने दिव्या से माफी मांगी। दिव्या ने कहा कि बड़े माफी नहीं मांगते, आशीर्वाद देते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या ने अपने माँ पापा के लिए एक नया घर खरीदा। अंकुर ने जो जमीन बेच दी थी उसे भी उसने वापस खरीदा। अंकुर को भी उसने बहुत समझाया और फ्यूचर के लिए सोचने को कहा। अपनी बहन की बात उसे समझ तो आई, लेकिन देर से। बहरहाल आज वो एक कॉल सेंटर में नौकरी करता है। दिव्या 5 साल अमेरिका रहकर आई और अब वो भारत के अंतरिक्ष संगठन में ही बड़ी वैज्ञानिक के तौर पर काम करती है। उसका पूरा परिवार क्या, पूरा भारत उस पर गर्व करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।